हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को एमसीक्यू इसका करा दिया था, इसको आप लोग को समझ में आ गया था जो आपका कंपोनेंट वाला कंपोनेंट था। आज आप लोग को इम्बैलेंस, असंतुलन। बैलेंस क्या होता है? जब चीज़ें प्रॉपर होती हैं तो बैलेंस होती हैं, जब चीज़ें प्रॉपर नहीं होती उसका सीक्वेंस प्रपोर्शन बराबर प्रॉपर नहीं होता, इम्बैलेंस हो जाता है। आप भी समझते होंगे, जैसे आपका बजट, जब बजट से कोई चीज़ें कम या ज़्यादा हो जाती है और इम्बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से एक सिस्टम इन्वायरमेंट का जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। कैसे हो जाता है इम्बैलेंस सिस्टम? जब उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन का परसेंटेज, जो जितने परसेंटेज में हैं, वाटर लेवल, जो चीज़ें किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है। कैसे हो जाती है? मानव के द्वारा, हस्तक्षेप के द्वारा। जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक चेंजेज होते हैं, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन मानव क्या करता है? उसमें परिवर्तन लाता है, चेंजेस लाता है, जिस कारण से उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। उसी इम्बैलेंस के बारे में आप लोग को पढ़ना है। देखिए क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः संतुलित होता है गतिविधियों के द्वारा, परंतु विभिन्न कारणों से यथा वनोन्मूलन, प्रदूषण इत्यादि से असंतुलन समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस पर जब आप कटिंग करते हो, जब रेट ऑफ इंक्रीजिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, ये कद्दू के आंसर है। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो जिस हिसाब से तापमान बढ़ता है उसमें जब हम बढ़ोतरी करते हैं, उसकी गति में बढ़ोतरी कर देते हैं, तो उसके कारण से आपका ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऑब्वियस, प्राकृतिक अपने आप से चेंज करती है, बढ़ाती है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के द्वारा, मानव के गतिविधि के द्वारा ये अपने आप से इंक्रीज कर जाता है। उसी से असंतुलन हो जाता है। असंतुलन के कारणों से लकड़ी का काटना, वनोन्मूलन, जो आपका अंधाधुंध कटाई हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लगा दिए हैं। अन्यथा कुछ वर्षों पहले अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उसकी वजह से बहुत से कारण आ रहे थे। देखिए कहाँ पे आपका कागज़ इंडस्ट्री देखते हैं, अब चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो कागज़ की कमी हो रही है, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। प्राकृतिक आपदाएं, वनों में चारागाह परिवर्तन, वन भूमि में कृषि परिवर्तन, झूम की कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से पेड़ पौधे काट करके एग्रीकल्चर कर लिए, उसकी उपजाऊ भूमि को डिस्ट्रॉय कर दिए, उसके बाद फिर आप चले गए तो वहाँ से प्लांट चले गए। दावानल, जंगलों की आग, औद्योगिक व्यवसाय, नीति निर्धारण, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अभाव, तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, इन सब की मांग की वजह से क्या होता है, आपका जो वन है उनको, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण से आपका इन्वायरमेंट जो होता है, प्रकृति जो है, इम्बैलेंस हो रही है। आप देख रहे होंगे लैंडस्लाइड, जिसके कारण पहले रेन जो आपका होता है समय से पहले, मानसून, डिले मानसून, ये सब क्यों कारण होते हैं? क्योंकि प्रकृति को हम धीरे धीरे उसको छेड़छाड़ करके उसमें अव्यवस्था कर दे रहे हैं, जिसके कारण से उसमें डिसबैलेंस हो रहा है। देखिए आप क्वेश्चन, इसमें कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वर्षा जल का प्रबंधन, ये तो अच्छी है। वन रोपण अच्छा है। जैव मंडल का भंडारण, ये तो अच्छा है। वनों का काटना, वनों का कारण ये इम्बैलेंस करता है, संतुलन नहीं करता। अगर आपको संतुलन बनाना है तो वनों को कटाई न करिए, पेड़ों को लगाइए। हर साल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करोड़ों पेड़ लगाती है, तो उसमें आप अपना सहयोग करिए, और यहाँ तक कि उस पौधे को आप अंत तक केयर करते चलिए। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख कारण है? आपका वनोन्मूलन, वनों की अंधाधुंध कटाई मेन कारण है। निम्नलिखित कार्य में पारिस्थितिक में संतुलन को बिगाड़ता है, कौन सा संतुलन को बिगाड़ता है? आपका लकड़ी का काटना, यस, ये एक रीजन है। कौन सा किसकी पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध में नहीं है? जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, और ये सब तो चीज़ें आपका फायदा करती हैं, और ये आपका औद्योगिक इंडस्ट्रियल है, ये तो नुकसानदायक है। तो इसमें कौन सा संबंध नहीं संतुलन के लिए? जल प्रबंधन अच्छी बात है, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब ये वहन क्षमता, जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसके बारे में बताए, और पारिस्थितिकी कर्मरता, वहन क्षमता और जो कितनी वहन उसकी क्षमता है, इसके बारे में आप लोग को मैं, देखिए इसमें क्या है, ये टॉपिक है आपका वहन क्षमता। अब देखिए, एक संतुलित बैलेंस परिस्थितिकी में जीवों की वृद्धि संतुलित होती है।
आप रैपिड इनक्रीज मतलब जैसे नेचर चाह रही है तब तो ठीक है, लेकिन नेचर में रेट उसका नेचर को स्लो करना, फास्ट करना, ये इम्बैलेंस का काम होता है। एक संतुलित वृद्धि किसी परिस्थिति के वहन क्षमता को अनुरूप होती है, ठीक है। वहन क्षमता एवं जनसंख्या वहन दहन कैरिंग किसी भी वहन क्षमता या जनसंख्या वहन क्षमता किसी भी भौगोलिक परितंत्र में एक जीवधारी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जा सकती है। मतलब कि कितना उसकी कैपेसिटी है। जैसे हर चीज़ की, आप जैसे टेम्पो में जाते हैं या गाड़ी में बैठते हो, उसकी कैपेसिटी होती है ना। आप जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखिए कौन कितना ले लेता है। जैसे अगर किसी की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो इसका मतलब उसकी डिजाइनिंग 2 गुना की गई है। इसी तरह से इसकी वहन क्षमता क्या, कैरिंग कैपेसिटी क्या है। जैसे किसी खेत की आपका 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में आप 28 क्विंटल गेहूँ उगा सकते हैं, तो उसकी क्षमता है 28 से 30 केजी। ये नहीं कि उसमें 50 केजी या 100 केजी उगा सकता है अननेसेसरी, अगर आप एक्स्ट्रा कर दें तो वही वहन क्षमता। उससे अधिक वृद्धि पर उस परितंत्र पर दबाव डालेगी एवं अत्यधिक वृद्धि उस क्षेत्र में विफल हो जाने का कारण बन सकती है। कितना वो सह सकता है ना। इसी का बिना पर्यावरण के रुकावट के प्रजनन की क्षमता जैविक विभव पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। मतलब कितना डिस्टर्ब किए उसको, जितना उसमें कैरिंग कैपेसिटी कर सकता है उसको करते हैं, जिसके संकेत आर के द्वारा दर्शाया जाता है। परंतु पर्यावरण प्रतिरोध बढ़ने से उसकी रुक जाती है। यह एक निश्चित ऊपरी सीमा तक होती है, इसकी ऊपरी सीमा का क्षमता होती है। देखिए ये एस आकार की आकृति का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर संख्या है, जैसे कोई चीज़ है ऐसे जाती है, फिर उस पर इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो एक लेवल में जाने तो शुरू में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, उसके बाद फेलियर आ जाता है। जैसे यहाँ तक रही, देखिए इसके समय के साथ साथ यहाँ तक बढ़ती है, फिर इसके बाद ये कंपोनेंट फेल कर जाता है, यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होकर के डूब जाता है। देखिए किसी भी क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा उस पर्यावरण को क्या कहलाता है, आपका वहन क्षमता कहलाता है। अब इसको बताते हैं। पारिस्थितिकी कर्मठता पद द्वारा केवल किसी भी जीव द्वारा ग्रहण किए गया स्थान या नहीं, बल्कि उस जीव के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन होता है। उसकी ऐसा नहीं कि उसकी सिर्फ क्षमता, उसकी फंक्शनल, जैसे आदमी है ये नहीं कि उसका वेट, वो कितना तजुर्बेबाज है, किस पोस्ट पे है, उसकी इंटरनल कैपेसिटी तक जानती है। तो प्राणियों की संख्या जिसकी सीमा बताता है, कैरिंग कैपेसिटी जो बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वहन क्षमता बोलते हैं। ये हो गया आपका। देखिए भैया देख, वहन क्षमता, जनसंख्या वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पारितन में जीवधारी प्रजाति उसकी अधिकतम जनसंख्या को परिभाषित की जाती है। मतलब उस पॉपुलेशन पे कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे रह सकती है। जैसे एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग मैक्सिमम रह सकते हैं, तो उसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी हो गई है। किसी निम्नलिखित में कौन सा केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान ही नहीं, बल्कि जीवों के समुदाय पे उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। तो इसमें कार्यात्मक भूमिका का वर्णन कौन करता है, पारिस्थितिकी कर्मठता। इसमें पारिस्थितिकी कर्मठता द्वारा केवल किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान ही नहीं, बल्कि उस जीव के समुदाय की कार्यात्मक भूमिका को वर्णन किया जाता है। जो कर्मठता है उसमें क्या बताता है कि उसके स्थान ही नहीं बल्कि उसकी पोटेंशियल को भी बताता है, हर चीज़ में उसमें बताता है। अब आपका ये आपका खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या था, फूड वेब। फूड का वेब मतलब कौन किस चीज़ को खाता है, एक लेवल होता है ना, जिससे घास को कौन चीज़ें कौन खाता है, फिर घास को, फिर इसके बाद कौन चीज़ें क्या कहता है, इसमें लेवल ऑफ इंक्रीज बढ़ता जाता है। तो उसी को फूड वेब कहते हैं। एक फूड वेब होता है फूड सीरीज। इसमें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु आवश्यकता होती है, जीवों पे ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है, इसमें इंक्रीज करती है। फिर इसमें क्या होता है, खाद्य फूड करते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की जीवधारी एक ऐसा क्रम होता है जिसमें किसी पारितंत्र के केंद्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसमें क्या क्या करते हैं, यूनि डायरेक्शनल होता है। जैसे जो एनर्जी होती है यूनि डायरेक्शनल बढ़ती है, एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ती चली जाती है। जैसे कि आपका क्या क्या है, आपका जैसे घास को कौन खाए, टिड्डा को कौन खाए, मेढक को कौन खाए, सर्प। तो घास का होता प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रथम उत्पादक हो गया। टिड्डा क्या होता प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। मेढक क्या क्या द्वितीय उपभोक्ता हो गया। और तृतीय क्या होता है, ये आपका सर्प हो गया। इसी तरह से अब जैसे 100 पोषीय घास, फिर घास को बकरी खाया शाकाहारी, बकरी को खाया मनुष्य खाया, ये सर्वाहारी हो गया। तो एक लेवल होता है। कैसे, अब सर्प डायरेक्ट घास को नहीं खा सकता, मेढक डायरेक्ट घास को नहीं करता, एक लेवल है जैसे। और इसी तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जैसे से
यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर हुई 10%, फिर यहाँ से आगे बढ़ी 10%, 10%, 10% बढ़ती चली जाती है। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी आपकी उसमें ट्रांसफर होता रहता है ना। फिर घास को बकरी के खाए। लेकिन आप ये समझ लें, इसकी जो केमिकल होता है, जो आपको मैं बता देता हूँ, जो केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं होते उसका कंसंट्रेशन लास्ट वाले पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे घास का में जो केमिकल नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो डिके नहीं होते, टिड्डा में चला गया, टिड्डा से मेढक में चला गया, मेढक में सर्प चला गया, तो ये कंपोनेंट डिस्ट्रॉय नहीं होते। जैसे यूरिन एक्सक्रीट करते हैं या आपका स्टूल पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके ये कंपोनेंट होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट शरीर एब्जॉर्ब करके रखा रहता है। तो टोटल के टोटल 100% ये ले लेता है, टिड्डा ले लेता है, मेढक। तो सर्प के अंदर तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन चला जाता है। अब इसमें देखिए, वस्तुएं जो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है, उसमें कहता है उत्पादक में आपका कहता है पेड़ पौधे शैवाल आदि। उपभोक्ता में कौन कौन सा था, जैसे जानवर, मनुष्य। उत्पादक जैसे पेड़ पौधे शैवाल, ये सब तो उत्पादक प्राइमरी होते हैं। फिर ये कंज्यूमर होते हैं, ये कंज्यूमर में कौन कौन, जानवर, मनुष्य हो गए। और अब घटक में आपका था कवक और जीवाणु। ये हमेशा याद करिए, कवक और जीवाणु ही आपके अब घटक होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस चीज़ में आपके ये डिकम्पोजर हो गए। फिर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानों की एक श्रृंखला में को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये एक खाद्य श्रृंखला हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे अपनी पोषण संबंधित के अनुसार एक निर्भर करते हैं। इसमें क्या होता है, पारिस्थितिक ये क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, ये डायरेक्ट सन से डिपेंड करते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं। फिर ऑटोट्रॉफ्स में आप लोग को बताते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। समुद्र में कौन कौन से आपका होता है, फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, पादप फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, गहरे जलीय जीव स्रोत का बनाते हैं। जड़युक्त पौधे कौन कौन से, छिछले पानी में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के घासें एवं जंगली पौधे कौन से होते हैं, ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। फसल में पौधे कौन से होते हैं, क्रॉपलैंड। इसमें क्या क्या उत्पादन करते हैं, जैसे जड़युक्त पौधे छिछले पानी में पाए जाते हैं, फसल में पौधे क्रॉपलैंड फॉर्मेशन करते हैं, इस प्रकार से। अब आपका आपका डिकम्पोजर में कौन कौन से आता है, आपका कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु आपका डिकम्पोजर में आते हैं। अब इस चीज़ में देखिए, चींटी के अपघटक होते, चींटी भी अपघटक है, डिकम्पोजर है, उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। ये पौधों को खा करके सेलुलोज का उत्पादन करते हैं। बाघ मांसाहारी प्राणी है तथा वो लोमड़ सर्वाहारी है। जो दोनों चीज़ को खाए वो सर्वाहारी हो गया। जीवधारू अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों के हरे पौधे से प्राप्त करते हैं तथा उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। शाकाहारी पौधे खाने एवं जीवधारियों को मांसाहारी कह सकता है। अब देखिए इनका, देखिए मनुष्य के द्वारा होता है, इसे सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु विस्तृत किस्म के फूफूंद, गोलाकृति प्रोटोजोआ, केचुआ अपघटों की भूमिका अदा करते हैं। आपका केचुआ जो होता है क्या, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, ये एक प्रकार से आपका उर्वरता को बढ़ा देता है ना। समुद्री पारितंत्र के खाद्य आहार का श्रृंखला बनाई जाती है। ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट, देखिए डायटम स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जैसे स्वपोषी, शाकाहारी और मांसाहारी, ये एक हो गया। इसी को एक क्वेश्चन बनता है, डायटम के बाद आपका क्या बता, क्रिस्टेशियाई फिर हेरिंग, ये ऑर्डर बनता है। जैसे जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपका इसकी जो मीनिंग है ये नहीं लिखा जाता, स्वपोषी नहीं लिखा जाता है, शाकाहारी नहीं लिखा जाता, मांसाहारी, ये ऑर्डर दे देता है। डायटम क्या होता है, डायटम के बाद कौन सा बनता है, क्रिस्टेशियाई फिर हेरिंग मांसाहारी। उसी तरह से स्वपोषी, शाकाहारी, मांसाहारी, तो डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग, ये जो ऑर्डर होता है इस ऑर्डर से आपका सीक्वेंस बनता चला जाता है। तो सबसे इसकी संख्या में पौधों के सबके परागण से होता है, लोअर ऑर्डर होता है। फिर इसके आदर से जैसे तितलियों की संख्या में गिरावट होती है, इस श्रृंखला का इंक्रीज प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए खाद्य स्थलीय परिस्थिति के में, खाद्य स्थलीय मतलब लैंड की बात करता है, किसका ऑर्डर होता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक। सर आपको मैं आगे ऑर्डर बताया ही था, ये देखिए इसका एक क्वेश्चन है, तुरंत एक क्वेश्चन आपका रिपीट किया। फिर इसमें देखिए घास को क्या कहता है, बकरा, बकरा को आदमी, सीधा क्वेश्चन। पारिस्थितिकी में कौन सा जीवी संगठन नहीं है, वनस्पति, जानवर और जीवाणु, तो ये सब बायोटिक हैं। आपका वायु जो है यही आपका यही कंपोनेंट हो गया, वायु आपका
एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। परितंत्रों की एवं श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम पर निर्देशित करती है जिसमें जीवों को एक श्रृंखला एक दूसरे को आहार पर पोषित होती है। यस, एक दूसरे पे ही तो डिपेंड करते हैं। ये एक जाति के समिष्ट करते ना, ये एक जीव संख्या में जो एक दूसरे को खाई जाती है ना, ये एक लेवल होता है। हर जीव नहीं खाता है, जिसपे जो आर्डर बनता है वही खाता है। परिस्थिति के अंदर में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता किया था? चींटी और हिरण प्राथमिक। तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। विकल्पों में दिए गए डिकम्पोजर प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में ही आते हैं, जो सेलुलोज का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ कारणों से यदि तितलियों की जातियों की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, इसमें क्या संभावित परिणाम हो सकता है? कुछ पौधों परागण के प्रतिकूल अपना प्रभाव पड़ता है। यस, जब उनका पॉलिनेशन होता है उसके द्वारा होता है, ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा, कुछ पौधे कवकीय संक्रमण के प्रचलन में बढ़ सकता है, ये हो सकता है लेकिन इतना कारण नहीं है। इसके कारण से बर्रा, मकड़ियों, पक्षियों प्रजातियों की संख्या में गिरावट हो सकती है। यस, जब शिफ्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से डिपेंड है, तो 1 और 3 डिपेंडेंट है। खाद्य श्रृंखला का फूड चेन क्या? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, सही है। समुद्री वातावरण किससे होता है? फाइटोप्लैंक्टन। आपको पता था, जब फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं इनकी संख्या से आपका समुद्री वातावरण बढ़ता है, जिसके कारण मछलियां अपने वापस जाते हैं। पारिस्थितिकी में जैविक घटकों का उत्पादक है हरे पौधे, सीधा। प्रथम स्तर के स्रोत के अंतर्गत कौन से आते हैं? हरित पादप। जैविक अजैविकी कंपोनेंट में आपका कौन के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? जैविक अजैविक उत्पादक, उपभोक्ता, वियोजक और उत्पादक आते हैं। द्वितीयक उत्पादक में आते हैं। आपका तृतीयक उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।